डच के समाचार पत्र एनआरसी ने बताया कि वैन कैलेवर पीवीवी राजनेता के रूप में अपने समय के दौरान इस्लाम के कठोर आलोचक थे। उन्होंने इस्लाम और कुरान को दुनिया के लिए जहर बताया था, लेकिन आज वक्त बदल गया। अखबार के साक्षात्कार में उनसे पूछा गया कि आपने इस्लाम को क्यों अपनाया है, तो वो ये बताते हैं कि उन्हें इस्लाम के अंदर जो सच्चाई देखने के लिए मिली वो उसे देखते हुए इस्लाम से जुड़ गए हैं, और वो जो कहते थे वो सब एक राजनीतिक बात थी। अखबार के साक्षात्कार में पूछा गया कि क्या वो इन बयानों के बारे में दोषी महसूस करते हैं, तो कैलवर ने कहा कि वो बस गलत था, ये जोड़ते हुए कि पीवीवी नीति थी, जो कुछ भी गलत था उसे एक तरह से किसी अन्य तरीके से इस्लाम से जोड़ा जाना था। पीवी एक पूर्व अधिकारी अर्नेट वैन डॉर्न ने भी पहले इस्लाम कबूल किया था। देखा जा रहा है कि दुनिया में इस्लाम सबसे ज़्यादा उभर कर आ रहा है। दुनिया के लोग जो इस्लाम से दुश्मनी करते थे वही इस्लाम के सच्चे और अच्छे मानने वाले बन रहे हैं। अल सल्वाडोर में सिर्फ 1% मुस्लिम है। मस्जिद के इमाम का बेटा बना राष्ट्रपति। ये है 37 साल के नायाब बुकलेल फ़लस्तीन मूल के हैं। अन्य कम्युनिस्टों को हराकर 53.50% वोट लाकर सेंट्रल अमेरिकन देश के अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट इलेक्शन जीते हैं। इनके पापा ओल्गा अर्जेट डी बुकेल और सल्वाडोर के कैपिटल सन सल्वाडोर में इमाम हैं। इनके फैमिली 20वीं शताब्दी के जेरूसलम से अल सल्वाडोर माइग्रेट किए गए थे। बिजनेसमैन फैमिली से है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में फाइट करने से पहले ये सन सल्वाडोर के मेयर थे। पिछले साल ही जब ट्रंप ने अमेरिका में अल सल्वाडोर के नागरिकों को जॉब से निकाल दिया था, तब कतर ने वहां के 2 लाख नागरिकों को अपने देश में नौकरी देने का करार किया था, जो कि 65 लाख आबादी वाले देश के लिए बहुत बड़ी बात है। जॉब के अलावा काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट भी कतर करने जा रही है। इस जीत के बाद टर्की भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि देख रहा है कि इनकी जीत से टर्की मीडिया के काफ़ी उत्साहित है। इनके ऊपर अब देश के गरीबों को निकालने की बड़ी जिम्मेदारी है। कम्युनिस्टों को राज में इस देश की 33% से ज़्यादा जनता गरीबी रेखा के नीचे ज़िंदगी गुजर बसर कर रही है। उस्मान के नाम से कांपता है पाक। 100 सैनिक मारे, भारत को वापस दिलाया था कश्मीर। न्यू दिल्ली। आज हम ऐसे शख्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसने आज़ादी के बाद पहली बार भारत पाकिस्तान जंग में भारत के लिए लड़ते हुए जान दे दी। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान नाम की ये शख्सियत किसी का परिचय का मोहताज नहीं है। नौशेरा की घाटी में हुई लड़ाई में शहीद हुए ब्रिगेडियर उस्मान 1948 की उस जंग में शहीद सबसे बड़े भारतीय सैनिक अफसर थे। उनकी शहादत को 69 वर्ष पूरे हो गए। भारत माता का ये सपूत 3 जुलाई 1948 को पाकिस्तान सेना से लड़ते हुए शहीद हो गया था। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का जन्म 15 जुलाई 1912 को आजमगढ़ जनपद अब मऊ के बीबीपुर नामक गाँव में हुआ था। आज़ादी के बाद आर्मी अफसरों को ये चुनने की आज़ादी दी गई कि वो हिंदुस्तान में रहे या पाकिस्तान में चले जाए, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान ने हिंदुस्तान को चुना। ब्रिगेडियर उस्मान ने 1935 में भारतीय सेना की 10वीं बलूच रेजिमेंट में अपने सैनिक करियर की शुरुआत की। ठुकरा दिया था पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनने का ऑफर। कहा जाता है कि पाकिस्तान नेताओं ने मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान ने उन्हें उनके मुसलमान होने की दुआई देते हुए पाकिस्तान की सेना में शामिल होने के लिए कहा। ब्रिगेडियर उस्मान को लालच दिया गया कि यदि वो पाकिस्तान आर्मी में शामिल होते हैं तो उन्हें जनरल बना दिया जाएगा, लेकिन उस्मान नहीं माने। उन्होंने भारतीय सेना ब्रिगेडियर का रहना ही पसंद किया। इसकी वजह से उनका ट्रांसफ़र बलूच रेजिमेंट में डोगरा रेजिमेंट में कर दिया गया। जब ब्रिगेडियर उस्मान ने बने नौशेरा के शहर, पाकिस्तानी घुसपैठियों ने 25 दिसंबर 1947 को जनगढ़ नाम के एक इलाके में कब्जा कर लिया था। लेकिन जब ये ब्रिगेडियर उस्मान की बहादुरी थी कि वो मार्च 1948 में नौशेरा के जनगढ़ फिर भारत के कब्जे में आ गया। उस्मान नौशेरा में इतनी ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी थी कि पाकिस्तान के 1000 सैनिक घायल हुए थे। लगभग इतने ही सैनिक मारे गए थे, जबकि भारत की तरफ से 33 सैनिक शहीद हुए, 102 सैनिक घायल हुए थे। नेतृत्व क्षमता की वजह से भारत के ब्रिगेडियर उस्मान की नौशेरा शहर कहा जाता है। सत्ता के लिए 2014 के चुनाव में भाजपा ने मेरा इस्तेमाल किया था। अन्ना हजारे ने कहा है कि भाजपा ने 2014 के चुनाव में मेरा इस्तेमाल किया था। अपनी मांग को लेकर अनशन पर बैठे भारत के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने सोमवार को ये बात स्वीकार की कि भारतीय जनता पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए उनका इस्तेमाल किया था। हिंदुस्तान के अनुसार अन्ना हजारे ने अपने गांव रालेगंज सिद्धि में कहा कि भाजपा ने 2014 में मेरा इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि भाजपा सत्ता में आने के बाद लोकपाल के लिए मेरा आंदोलन को इस्तेमाल किया। अन्ना हजारे का कहना था कि वो भीतर उनके अब कोई सम्मान नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार केवल देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है और देश को अराजकता को ले जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा नीति महाराष्ट्र सरकार के बीते 4 सालों में केवल झूठ बोल रही है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार 81 वर्षीय अन्ना हजारे ने कहा कि ये झूठ है और कितने दिनों तक चलेगा। मोदी के मंत्री और महाराष्ट्र CM से मुलाकात के बाद अन्ना ने खत्म किया अनशन। कहा मेरी मांगे मानी गई।
समाज सेवी अन्ना हजारे लोकपाल कानून की मांग को लेकर किए जाने अपने अनशन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि अनशन खत्म करने के अन्ना के ऐलान से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय कृषि मंत्री राम मोहन सिंह ने उनसे मुलाकात की थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से आश्वासन के बाद में अन्ना हजारे ने अपना वित्त वर्ष में 36,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज लेगी मोदी सरकार। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अपने खर्चों को पूरा करने के लिए दिन की प्रतिभूतियों के जरिए 36,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज जुटाने का फैसला किया है। पूर्व में इस बारे में जारी कैलेंडर के अनुसार सरकारी बॉन्डों के जरिए की आखिरी किस्त 8 मार्च 2019 तक जुटाई जाएगी। हालांकि सरकार ने 2 किस्तों में 11 से 15 मार्च और 18 से 22 मार्च के दौरान 18 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज जुटाने का जेल में ऐसे वक्त बिता रहे राजपाल यादव बन गए कैदियों के हीरो, ऐसे जीता सबका दिल। फिल्म एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव इन दिनों फिल्मों से दूर तिहाड़ जेल में वक्त बिता रहे हैं। 200 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में काम कर चुके 47 साल के राजपाल यादव को 1 दिसंबर कोर्ट ने 3 महीने की सज़ा सुनाई है। राजपाल यादव ने साल 2014 में फिल्म अता पता लापता निर्देशक के तौर पर पदार्पण करने के लिए ये कर्ज लिया था। चेक बाउंस के मामले में सजा काट रहे राजपाल यादव इन दिनों कैदियों के भरपूर मनोरंजन कर रहे। खबरों के मुताबिक हाल ही में राजपाल यादव ने जेल के मंच से कवि सम्मेलन कार्यक्रम में कॉमेडियन एक्ट किया है। इस बारे में बताते हुए जेल के एक अधिकारी ने बताया कि राजपाल यादव के कॉमेडी शो सबको लोटपोट कर दिया। लापरवाही से गई मासूम की मौत। मां नहाने के लिए पतीले में पानी गर्म करके टॉयलेट चली गई, वापस लौटी तो मासूम ने अपने ऊपर पतीला उड़ेल लिया। गंभीर रूप से झुलसे मासूम की जिंदगी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसकी जिंदगी को नहीं बचा सके। नगर निवासी सोनू वर्मा की पत्नी सोमवार की सुबह नहाने के लिए पानी गर्म करके पतीले में आंगन में रख के चली गई। इस बीच आंगन में खेल रहे 2 वर्षीय आरव पतीले पर जा गिरा। खेलते हुए पानी में बुरी तरह झुलस गया। उसकी चीख सुनकर किरण वर्मा और पूजा कर रही दादी लक्ष्मी वर्मा दौड़कर पहुंची तो आरव वर्मा बुरी तरह झुलस चुका था। परिजनों ने पहले ही स्थानीय चिकित्सक को दिखाया। इसके बाद मुरादाबाद कॉस्मोस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे आरव ने दम तोड़ दिया। ऐसी ही लापरवाह माओं की वजह से बच्चों की ज़िंदगी चले जाती है, जिसका हर्जाना वहां पे बच्चे को अपनी ज़िंदगी से चुकाना पड़ा। 4 झटके घरों से बाहर निकले लोग। हिमाचल में मंगलवार को पहले दोपहर और फिर रात को भूकंप के झटके लगे। दोपहर के भूकंप के 3 और रात को 1 झटका महसूस किया गया। डर के मारे लोग घरों से बाहर निकल आए। लाहौल स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में फगली उत्सव मना रहे थे। लोगों में दहशत फैल गई। बर्फबारी के बीच कुछ देर के लिए लोग कामकाज छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए। लोगों में अफरा तफरी मच गई। रिक्टर पैमाने पर 3.2 की तीव्रता 3:51 पे भूकंप के केंद्र चंबा में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.1। काला धन और देश से आतंकवादियों को बचाने के नाम पर नोटबंदी की गई थी, लेकिन काले धन पर रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से मोदी सरकार ने इनकार कर दिया। नई दिल्ली वित्त मंत्रालय ने काले धन पर उन 3 रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से मना कर दिया है, जिनमें देश के भीतर और विदेश से भारतीयों द्वारा काला धन रखने की जुड़ी जानकारी। मंत्रालय का कहना है कि इन रिपोर्ट की जांच एक संसदीय समिति कर रही है। इससे इन्हें सार्वजनिक करना संसद के विशेष अधिकार का हनन होगा, तो इसे मोदी सरकार क्यों नहीं। ब्रिटिश अखबार में पीएम मोदी की कड़ी आलोचना, लिखा विफलता कबूल करने में नरेंद्र मोदी हुए नाकाम। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन में छपे लेख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना की गई है। लेख में कहा गया है कि मोदी सरकार नई नौकरियां पैदा करने और अपनी विफलता को कबूल करने में नाकाम रही है। साथ ही बजट के जरिए उसने चुनाव से पहले मतदाताओं को साधने का प्रयास किया है। लेख में देश में हुई सांप्रदायिक हिंसा का भी हवाला दिया गया है। लेख में कहा गया है कि सांप्रदायिक हिंसा घटनाओं के तकरीबन 28% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें मुसलमानों की लिंचिंग भी शामिल है। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में एक भी पारंपरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आरबीआई और केंद्र के बीच तानातानी में भी कई चीज़ें दर्शाई है, जबकि 2014 से वित्तीय गरीबों के आंकड़े भी नहीं अपडेट हुए। ये सारी चीज़ें संकेत देती है कि लोकसभा चुनाव में अभियान है अपना आर्थिक रिकॉर्ड लेकर उतरेंगे। मगर चिंता की बात यह है कि वो बीजेपी बहुसंख्यवाद वाले एजेंडे पर वापस जा सकते हैं, जिसकी वजह से समाज में तनाव की स्थिति पनप सकती है। अखबार में यह भी कहा गया है कि 2014 के बाद मोदी की जीत 2 चीज़ों कमज़ोर होने से हुई थी। पहला, कांग्रेस में उनके बीजेपी व मोदी विपक्षियों का खस्ता छवि, जबकि दूसरी, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था। मोदी के अभियान के दौरान किए गए वादों में 10 मिलियन या हर महीने 8,40,000 नौकरियां पैदा करने वाली बात सबसे अधिक याद आती है, पर असल में उनकी सरकार इतनी नौकरियों को सुजान नहीं कर सकी। लेख में कहा गया है कि मोदी सरकार अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मुहैया कराने के लिए भी कुछ नहीं किया, वहीं लोगों से झूठे वादे कर वो सत्ता में बनी रहने का काम कर रही है। रंगरेज की आवाज़ के सवालों के जवाब देके जीतिए मेगा इनाम। बम्पर इनाम पाने के लिए हमारे सवालों के साथ में बने रहिए। आज का सवाल है, भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति का नाम बताएं। 7 सवालों के जवाब देने वाले को बम्पर इनाम।